Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम कंटिन्यूशन करेंगे जो हम असेसमेंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में करते हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, एग्रेसिविटी, कंपटीशन रेशियो। उसमें एक पैरामीटर और है जिससे हम एसेस करते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एडवांटेजेस है या नहीं है, सस्टेनेबल है या नहीं है। दो क्रॉप्स की हम इंटरक्रॉपिंग करें तो हमें यील्ड एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए एक पैरामीटर और है, उसको बोलते हैं रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। इससे पहले हम पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। इसको डेजिग्नेटेड एज के और इसको हम बोलते हैं RCC, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। तो इससे RCC से पता चलता है कि वेदर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज एडवांटेजेस और नॉट एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ यील्ड। कि जब हम दो क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो दोनों का बायोमास प्रोडक्शन होगा, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सस्टेनेबल बायोलॉजिकली है या नहीं है। तो इससे पहले देखिए हम जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रेसिविटी से हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या होती है, कंपटीशन रेशियो से हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या है, उस दोनों क्रॉप में कौन डोमिनेट है और कौन डोमिनेटेड है। RCC से ये पता चलेगा कि वेदर ए क्रॉप व्हेन ग्रोन इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम प्रोड्यूस मोर और लेस यील्ड देन सोल क्रॉप। ये जब हम इंटरक्रॉप कर रहे हैं किसी एरिया में तो उसके कंपेरिजन में सोल यील्ड में एडवांटेज होता है या नहीं होता है। तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में यील्ड असेसमेंट के। तो RCC जो रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट है एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। इससे मैग्नीट्यूड तो नहीं पता चलता कि 5% यील्ड एडवांटेज होगा या 10% यील्ड एडवांटेज होगा या 20% यील्ड एडवांटेज होगा, ये तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि ये बायोलॉजिकली सस्टेनेबल है या नहीं है। तो RCC से हमें बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पता चलती है। बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी कब होगी? जब दोनों इंटरक्रॉप का बायोमास प्रोडक्शन उनके सोल क्रॉप से ज़्यादा होगा, तब हम कहेंगे बायोलॉजिकली सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इसके लिए एक पूरी एक कैलकुलेशन होती है, के की वैल्यू निकाली जाती है, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट दोनों क्रॉप्स का निकाला जाता है। अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल है, मतलब कि दोनों क्रॉप का बायोमास प्रोडक्शन उनके सोल क्रॉप से ज़्यादा है। अगर उसकी लेस देन 1 है तो यील्ड डिसएडवांटेज है, बायोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। अगर 1 आती है के की वैल्यू तो हम ये कहेंगे कि चाहे इंटरक्रॉप करें चाहे सोल क्रॉप कहें, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो देखिए इसमें दो हमारे स्टेप रहते हैं। पहले स्टेप में हम दोनों इंटरक्रॉप्स के लिए के की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस के को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए पहले क्रॉप के लिए माना दो इंटरक्रॉप हैं A प्लस बी, दो इंटरक्रॉप हमने लिया है और पहली क्रॉप के लिए हम KAB निकालते हैं, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्रॉप A इन इंटरक्रॉप विद B, और दूसरी क्रॉप के लिए निकालते हैं KBA, कि रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्रॉप इंटरक्रॉप B विद इन एसोसिएशन A। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, KAB मल्टीप्लाइड बाय KBA। तो ये जो K है ये एक्चुअली में ये है रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। बहुत सारी बुक्स में केवल यहीं तक छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये भी रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट फॉर क्रॉप A, दिस इज रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट फॉर क्रॉप B। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। जो पूरे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का K है वही है रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट, जिसको हम ये K कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं कि K की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है या K इज इक्वल टू 1 है या K लेस देन 1 है। अगर देखिए K की वैल्यू 1 आती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यील्ड एडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, और K की वैल्यू नहीं आती है तो ना तो जो इंटरक्रॉपिंग इज इक्वल टू सोल क्रॉप, तो हम ये कह सकते हैं इंटरक्रॉपिंग गिव्स या इक्वल टू सोल क्रॉप, और यहाँ है यील्ड एडवांटेज इन इंटरक्रॉपिंग। If value of RCC K is less than 1, it means there is yield advantage in intercropping. तो yield disadvantage
डिसएडवांटेज इन इंटरक्रॉपिंग। तो ये पहले हम देख लिया कि इसको हम इसका क्या मीनिंग होती है, क्या इसका एक्सप्रेशन है। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि दोनों क्रॉप्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों क्रॉप्स जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो ये बायोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो प्रोड्यूस कर रही हैं यील्ड उनकी सोल क्रॉप से दोनों से कम आएगा। तो अगर के की वैल्यू 1 होती है तभी हम बता सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल सस्टेनेबल है, तब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमको इन दोनों क्रॉप्स को इंटरक्रॉप में ग्रो करना चाहिए एज कम्पेयर टू सोल क्रॉप, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में इनके कुछ ऐसे इंट्रक्शंस हो रहे हैं जिससे हमें यील्ड ज़्यादा मिल रही है। तो ये देखिए फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, केवल ये बताता है कि यील्ड एडवांटेज है या नहीं है। जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, वो केवल LER बताता है। जैसे LER की वैल्यू मान लीजिए 1.2 है, LER अगर 1.2 है तो हम कहेंगे कि इसमें 20% सेविंग है। 0.2 मतलब 20% सेविंग है लैंड की। लेकिन मान लीजिए के की वैल्यू 1.2 आती है तो हम कुछ मैग्नीट्यूड तो नहीं बताएंगे, लेकिन के की वैल्यू मोर देन 1 है तो हम कहेंगे कि इसमें यील्ड एडवांटेज है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें RCC केवल ये बताएगी कि यील्ड एडवांटेज है या नहीं है। एग्रेसिविटी ये बताती है कि कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है। कंपटीशन रेशियो भी ये बताता है कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है, किसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है। तो अब देखिए ये KAB को जो निकालने का फार्मूला है, वो KAB का फार्मूला है इंटरक्रॉप यील्ड YAB एंड सोन प्रपोर्शन विद BA एंड सोल यील्ड माइनस इंटरक्रॉप यील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय सोन प्रपोर्शन ऑफ A। देखिए यहाँ ध्यान देना है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है सोन प्रपोर्शन ऑफ B है, B विद A, ZBA। तो ये अगर नोशन आपको नहीं पता है तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, एग्रेसिविटी, कंपटीशन रेशियो के लेक्चर जरूर देखिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। और KBA का हो जाएगा इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ B सोन प्रपोर्शन विद A। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ इंटरक्रॉप यील्ड के साथ सोन प्रपोर्शन B है, ये इंटरक्रॉप यील्ड B है तो सोन प्रपोर्शन A का है। देन सोल यील्ड BB माइनस इंटरक्रॉप यील्ड एंड ZBA। तो ये जो है KAB और KBA की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। और जो KAB की वैल्यू भी आ सकती हैं, KAB भी आ सकता है, KAB की वैल्यू मोर देन 1, KAB इक्वल टू 1 एंड KAB लेस देन 1। तो उसकी मीनिंग भी यही होगी, इफ KAB इज मोर देन 1 इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग ऑफ A इज gives more yield than sole yield. Similarly, if KAB is less than 1, it means intercropping of A has yield disadvantage as compared to sole cropping. इसी तरह से KAB की वैल्यू भी यही निकलेंगी, KBA more than 1, KBA equal to 1 and KBA less than 1। तो मीनिंग इसकी सेम ही आएंगी, जो ये मीनिंग है yield advantage और इक्वल टू सोल क्रॉप एंड यील्ड डिसएडवांटेज। तो यहाँ हमको क्या करना है, पहले दोनों क्रॉप्स का अलग अलग निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि एक यील्ड एडवांटेज है या नहीं है, बी में यील्ड एडवांटेज है या नहीं है, फिर दोनों का निकालेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि KAB की वैल्यू मान लीजिए 0.9 आती है, मान लीजिए 0.9, तो ये देखिए लेस देन 1 है, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो इंटरक्रॉपिंग A की हो रही है वो उसमें यील्ड एडवांटेज नहीं है। लेकिन देखिए दो क्रॉप ग्रो की जा रही हैं तो दोनों का हमें बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरी क्रॉप बहुत ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर रही हो जिससे कि टोटल आउटपुट ज़्यादा हो जा रहा हो। तो अब मान लीजिए KBA की वैल्यू मान लीजिए आती है 1.2, तो यहाँ देखिए इंटरक्रॉपिंग में B को यील्ड एडवांटेज हो रहा है लेकिन A को यील्ड डिसएडवांटेज है। तो क्या हम इसको ग्रो करें या ना करें, तो हम देखेंगे बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्या दोनों का टोटल आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम K निकालेंगे, तो K पे क्या हो जाएगा, KAB इंटू KBA, तो ये हुआ 0.9 इंटू 1.2, तो ये हो गया 1.08। तो देखिए K की वैल्यू क्या हुई, 1 से ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग करने में एडवांटेज है यहाँ K इज मोर देन 1। भले ही इंटरक्रॉप में A की यील्ड कम आ रही है लेकिन B की यील्ड बहुत अच्छी हो रही है, इस वजह से टोटल इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एडवांटेजियस है। तो हम ये कहेंगे कि ये बायोलॉजिकल सस्टेनेबल है, इसलिए हमको इंटरक्रॉपिंग में ग्रो करना चाहिए भले ही A की यील्ड कम हो रही है।
इसलिए हम दोनों का देखते हैं कि दोनों का टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर दोनों का प्रोडक्ट कम आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि फिर इसमें यील्ड डिसएडवांटेज है। मान लीजिए इसी में अगर के ए बी की वैल्यू 0.8 होती और इसकी 1.2 होती तो 1.2 इंटू 1. तो तब इसकी के की वैल्यू हो जाती 0.8 इंटू 1.2 0.96, तब के की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती। तो अब हम कहते हैं कि ये इंटरक्रॉपिंग हमें नहीं करनी चाहिए, बायोलॉजिकल सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसमें के की वैल्यू लेस देन 1 है। इसलिए हम दोनों की ही वैल्यू अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ दो क्रॉप ग्रो हो रही हैं। क्योंकि एक की हो सकता है कम हो रही हो, लेकिन दूसरे की इतनी अच्छी यील्ड हो जा रही है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा हो। अगर मान लीजिए ए की बहुत कम हो जा रही है और बी की ज़्यादा हो रही है, लेकिन दोनों को क्यूमुलेटिव इफेक्ट कम आ रहा है, तो फिर हम इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ए की कम यील्ड है लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है बी की ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ ए की यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऊपर ज़्यादा नहीं हो पाया है, इस कारण से यहाँ के की वैल्यू कम हो गई है, लेस देन 1 हो गई है। तो हम दोनों का ही देखते हैं कि ए की क्या आ रही है, बी की क्या आ रही है, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तभी ये सेट कंप्लीट होता है। तब हम के की वैल्यू पे कंक्लूजन बनाते हैं, केवल एक सिंगल वैल्यू पे नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने आपकी एग्जाम्पल अभी आपको बताया कि इस एग्जाम्पल में ए की यील्ड भले ही कम है लेकिन बी की ज़्यादा होने की वजह से पूरा सिस्टम सस्टेनेबल हो गया, बी ने उसका यील्ड को ऊपर उठा दिया पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को। यहाँ ए की काफ़ी कम हो गई तो बी उसको ऊपर नहीं उठा पाया। तो इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट टू नो कि हाउ मच यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एज कंपेयर टू सोल सिस्टम की एक्सपेक्टेड यील्ड क्या आ रही है। अगर ज़्यादा आती है तो बायोलॉजिकल सस्टेनेबल है, अगर नहीं आती है तो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आरसीसी क्या है। तो जनरली एग्जामिनेशन में वैल्यूज़ दी जा सकती हैं दोनों क्रॉप की और पूछा सकता है कि सस्टेनेबल है या नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे करके देख लेते हैं, फिर बुक से भी कर लेंगे एक एग्जांपल। मान लीजिए दो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दो हैं ए एंड बी क्रॉप हैं और जिसमें के ए बी मान लीजिए 0.8 है एंड के बी ए मान लीजिए ये है 1.5। तो क्या इज दिस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज सस्टेनेबल और देयर इज यील्ड एडवांटेज इन दिस सिस्टम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के ए बी इंटू के बी ए हो जाएगा 0.8 इंटू 1.5, ये हो गया 1.20। सिंस के इज मोर देन वन दैट्स वाई देयर इज यील्ड एडवांटेज इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम, सो दिस सिस्टम इज बायोलॉजिकली सस्टेनेबल। तो ये ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो हम कहेंगे कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एडवांटेजेस नहीं है, अगर वैल्यू 1 मोर देन 1 है तो ये यील्ड एडवांटेज है। और इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा सकता है जिसमें हमको पूरी कैलकुलेशन करनी हो, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो इस बुक से ही करेंगे, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, और इस बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन है मेज एंड सनफ्लावर वर सोन इन रो रेशियो ऑफ 3:1। तो मेज एंड सनफ्लावर का जो रो रेशियो है 3:1 है, 3:1 रिप्लेसमेंट सीरीज में है। अगर प्लस लगा होता तो एडिटिव सीरीज होती, इस 2 का साइन लगा इसका मतलब रिप्लेसमेंट सीरीज है। 3 रोज मेज की ग्रो की गई है, फिर 1 रो सनफ्लावर की, फिर 3 रोज मेज की एंड 1 रो सनफ्लावर, इस तरह से स्विंग की गई है। एंड इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ मेज एंड सनफ्लावर वर 27 and 5 क्विंटल पर हेक्टर। तो इंटरक्रॉप यील्ड, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ मेज मतलब YAB, ये मेज हो गया, इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ मेज 27 क्विंटल पर हेक्टर, एंड इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ सनफ्लावर, ये सनफ्लावर बी माना है हमने इसको, इज इक्वल टू 5 क्विंटल पर हेक्टर। ये इंटरक्रॉपिंग में है। और सोल क्रॉप में देखें कि सोल क्रॉप में मेज की जो यील्ड है, तो मतलब YAA हो जाएगा मेज,
इज इक्वल टू 45 क्विंटल पर हेक्टर एंड YBB सनफ्लावर यील्ड है 22 क्विंटल पर हेक्टर, 22 क्विंटल पर हेक्टर। तो इसका हमें रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट निकालना है और ये पता करना है इज दिस सिस्टम इज बायोलॉजिकली सस्टेनेबल और नॉट, इज देयर एनी यील्ड एडवांटेज इन द सिस्टम और नॉट। तो हमको RCC इसमें निकालनी है, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हमें सोन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो रो रेशियो का सम कितना हुआ 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो ZAB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 एंड ZBA सोन प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉप B इन एसोसिएशन विद A इज इक्वल टू 1/4। ये A का है, ये B का है, तो ये आ जाएगी। अब हम निकाल लें KAB निकाल लें। KAB इज इक्वल टू YAB इंटू सोन प्रोपोर्शन विद ZBA एंड YAA माइनस YAB एंड सोन प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉप A विद B। तो वैल्यू रख देते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये 1/4, YAA 45 माइनस YAB की वैल्यू हो गई 27, यह है YAB, यह है YAA एंड ZAB 3/4। इसकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ बुक से देख करके, इसकी वैल्यू है 0.5। तो देखिए KAB इज इक्वल टू 0.5, तो ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब जो मेज की जो इंटरक्रॉपिंग है, जो मेज में यील्ड डिसएडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग करने में, मतलब कि मेज में सोल क्रॉप में ज़्यादा यील्ड आ रही है, इंटरक्रॉपिंग करने से कम यील्ड आ रही है। KBA निकालें, KAB में YBA इंटू ZAB हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर सोल यील्ड ऑफ B माइनस इंटरक्रॉप यील्ड B सोन प्रपोर्शन ZBA, तो ये हुए 5 क्विंटल, 5 सोन प्रपोर्शन ZAB 3/4, सोल यील्ड इसकी 22 क्विंटल है, 22 माइनस इंटरक्रॉप यील्ड 1/4, इसमें जो वैल्यू है दैट इज 0.882। तो यहाँ देखिए इसकी भी सनफ्लावर की भी जो इंटरक्रॉपिंग में सिस्टम यील्ड आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो देखिए दोनों की 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दोनों ही कम यील्ड प्रोड्यूस करेंगी। मान लीजिए अगर इसकी 0.5 होती है और मान लीजिए ये होता 3 हो जाती वैल्यू, या 2.5 होती, तब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती। लेकिन इसकी वैल्यू भी कम है, इसकी वैल्यू भी कम है, तो देखने से पता चल जा रहा है कि वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि दोनों की 1 से कम है, तो K की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। फिर भी निकालते हैं K इज इक्वल टू KAB इंटू KBA, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.882, तो ये वैल्यू आई 0.441। तो सिंस K इज लेस देन 1, so that's why it is not biologically sustainable। yield disadvantage है, yield disadvantage। तो अगर हम मेज और सनफ्लावर को ये डेटा आ रहा है, तो इसमें yield disadvantage है, biologically not sustainable। तो हम लिख सकते हैं इसको it is biologically not sustainable। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। तो इस तरह से हम किसी भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम पता कर सकते हैं कि रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट कितना है। तो ये आज आपको पता चला होगा कि RCC से हमें क्या पता चलता है कि वो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल है या नहीं है। तो एक इंटरक्रॉप में एक की यील्ड कम हो गई, दूसरे की ज़्यादा हो गई, दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं हम। दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो यील्ड एडवांटेज है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है तो यील्ड डिसएडवांटेज है। जैसा इस एग्जाम्पल में दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है, और अगर 1 आया तो इंटरक्रॉपिंग करें या सोल क्रॉप करें, यील्ड बराबरी रहेगी। तो ये आज एक नया मैंने आपको पैरामीटर पढ़ाया RCC, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट, और इसको जो है हम K को दोनों क्रॉप की जो RCC होती है उससे मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।